हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम ना शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स। अभी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सिर्फ बीएससी सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के ही लेक्चर्स करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको एक एक बुक करवा चुकी हूँ। अभी हम इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का कुछ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और वो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा नॉलेज दे देती हूँ जो बच्चे नए हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में 12th पढ़ के आए, तो इनका जो पैटर्न है, ठीक है, वो पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि इसमें आपको मैथमेटिक्स के अंदर 6 बुक्स हैं टोटल, जिसमें से 3 पेपर है, 3 पेपर की 6 बुक्स हैं और हर एक पेपर के अंदर 2-2 बुक्स मिलेंगी आपको, ठीक है। और फर्स्ट पेपर है, जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर 2 बुक्स हैं, जिसमें से 2 बुक्स के अंदर एक बुक के अंदर तो 2 यूनिट होगी और दूसरी बुक के अंदर 3 यूनिट, यानी 2 और 3 की मार्जिन से चलती है ये बुक्स, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जो 3 पेपर है, 3 पेपर्स में से मैथमेटिक्स के 3 पेपर्स में से जो हमारा पहला पेपर है, ठीक है, उस पहले पेपर के अंदर आपकी 2 बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। और 2 बुक्स है इसमें, पहली बुक तो आपकी मैट्रिसेस, ठीक है, और इसी के साथ आपकी दूसरी बुक्स है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। दूसरी बुक का नेम क्या है? ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये तो मैट्रिसेस है, उसको बोल देते हैं समूह सिद्धांत। तो आपकी जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी 2 बुक्स हैं, ठीक है, मैट्रिसेस और ग्रुप थ्योरी, ठीक है। और मैट्रिसेस के अंदर आपको यूनिट मिल जाएगी, 2 यूनिट है इसके अंदर, और जो ग्रुप थ्योरी है उसके अंदर आपके 3 यूनिट मिलेंगी आपको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेपर है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर के अंदर 2 बुक है, मैट्रिसेस और ग्रुप थ्योरी। मैट्रिसेस में 2 यूनिट है और ग्रुप थ्योरी के अंदर 3 यूनिट है आपकी, ठीक है। हमें सारी की सारी कवर करनी है। और इसी तरीके से ये इसका फर्स्ट पेपर बनता है और इसका एक सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर के अंदर भी आपको 2 बुक्स मिलती हैं, ठीक है। वो दोनों ग्रुप्स कौन सी है आपकी? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बुक्स है, उनका नेम ही यही है, ठीक है। एक बुक है डिफरेंशिएशन की और एक मिल जाएगी इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन वाली बुक के अंदर आपकी 2 यूनिट है और इसके अंदर आपकी 3 यूनिट है। कहने का मतलब है कि हर एक पेपर के अंदर 5-5 यूनिट होती हैं आपकी, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अंदर आपके टोटल 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स के अंदर हर एक पेपर के अंदर 2 बुक्स मिल जाएंगी और दोनों बुक्स की यूनिट्स हैं जो बटी हुई होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, इसमें डिफरेंशिएशन वाली बुक के अंदर 2 यूनिट है और इंटीग्रेशन वाले के अंदर 3 यूनिट है, और ये आपका सेकंड पेपर होता है। और इसी तरीके से थर्ड पेपर होगा हमारा, ठीक है। थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर के अंदर भी आपको 2 बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। वो 2 बुक्स कौन सी? एक तो है वेक्टर की, नेम बुक का वेक्टर, और एक हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपकी 2 यूनिट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 3 यूनिट है। तो हो गई 5-5 यूनिट्स, ठीक है। हर एक पेपर के अंदर 5-5 यूनिट्स हो गई। तो आज हम कौन सी बुक शुरू करने जा रहे हैं? आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर ही शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट बुक है आपकी मैट्रिसेस, तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 यूनिट है। दोनों के दोनों यूनिट्स मैं को बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगी। तो ये पैटर्न है, पेपर का पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से ही आता है कि 5 यूनिट्स, ठीक है, सेक्शन वाइज आता है और 5 के 5 यूनिट्स में पेपर आते हैं और एकदम मिक्सिंग में आता है पेपर, ठीक है। यानी मैट्रिसेस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी बुक से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आता है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी मैट्रिसेस, तो वो देखिए। ठीक है, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है मैट्रिसेस के बारे में, ये आप लास्ट 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि 12th के अंदर ये मैट्रिसेस और मैट्रिक्स के बारे में आपको सब पता होगा कि किस तरीके से उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और होती क्या है मैट्रिक्स, और ये सब बेसिक सी चीज़ें। तो मैं आज आपको वही दोबारा रिपीट करने वाले ताकि आपको थोड़ा हार्ड ना लगे। तो ये हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। मैट्रिसेस की बुक के अंदर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसकी, ए सेट ऑफ mn एलिमेंट्स, मतलब एक सेट होता है जिसके अंदर mn एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और वो जो mn एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड किस तरीके से होते हैं? अरेंज्ड इन
रेक्टेंगुलर फॉर्म या रेज, अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ m rows and n columns is called a matrix, is called a matrix। मतलब कहना है कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर mn एलिमेंट्स पड़े होंगे और वो अरेंज किस तरीके से किए होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आपको पता होगा क्या होगा, आयत। ठीक है, तो वो बोला रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज इस तरीके से हो कि उसके अंदर m रो हो और n कॉलम हो, तो इस तरीके से जो सेट बना हुआ था उस सेट को अपने मैट्रिक्स बोल देते हैं। कैसे, अगर इसको मैथमेटिकली मैं डिनोट करना चाहूँ तो ले ली मैंने एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये लिया पहला एलिमेंट a11 a12 a13 इस तरीके से चलता गया और ये हो गया a1n। ठीक है, यहाँ a21 a22 a23 यहाँ a2n की जो चेंज हो रहा है वही है। ठीक है, यहाँ नीचे जाएंगे ये हो जाएगा an1। ठीक है, ये होगा an2 इस तरीके से, ये an3 ये चलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा n तो वो हो गया ना, इसको m लो, m2 m3 एंड amn, ये बन गई हमारे पास एक मैट्रिक्स। इस तरीके से कितने भी एलिमेंट्स के आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, m, ऐसे देखना है कि m रोज है और n कॉलम है। ठीक है, m रोज है और n कॉलम है, तो उसको कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि हम वैसे m क्रॉस n लिखते हैं पर इसको बोलते क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं m बाय n। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ, इसे मैं लिख देती हूँ मैं, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ m बाय n, ऐसे बोलते हैं इसको कि मैट्रिक्स कितने, मतलब कितने रोज और कितने कॉलम है, m रोज और n कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स है m बाय n की मैट्रिक्स है एंड डिनोटेड बाय m क्रॉस n, और इसको डिनोट किससे करते हैं, m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स थी। ठीक है, जिसके अंदर m रोज और n कॉलम है, तो उसको बोलते क्या है, m बाय n की मैट्रिक्स है और इसको डिनोट करते हैं m क्रॉस n से। ठीक है, तो इसी तरीके से है ये, थोड़ी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन वैसे इतने ज़्यादा काम की नहीं है, आपने पहले पढ़ चुके हैं, पूछी भी नहीं जाती, क्वेश्चंस आते हैं इस पे और कुछ इसके टाइप्स हैं वो आते हैं। तो ये डेफिनेशन थी कि ये सेट एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें m n एलिमेंट पड़े हुए हो। m n एलिमेंट के अंदर जो m है वो तो रोज, नंबर ऑफ रोज हो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, यानी उसमें m रोज और n कॉलम्स हो, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज जो सेट होता है उस सेट को अपने मैट्रिक्स बोल देते हैं। और ये हमारा, मैंने आपको थोड़ा मैथमेटिकली शो करके देख दिया कि इस तरीके से शो करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अगर m रोज और n कॉलम है तो m बाय n बोलते हैं। ठीक है, और डिनोट करते हैं m मल्टीप्लाई यानी m क्रॉस n से। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसके करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके काफ़ी सारे टाइप्स आने वाले हैं। कुछ एक टाइप्स हैं जो नॉर्मल बेसिक से आपने 12th में पढ़ चुके हो। ये बेसिक टाइप करने के बाद हम नेक्स्ट इसके कुछ स्पेशल टाइप्स पे चलेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल टाइप है जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े हैं, अभी इसमें आएंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से आपका फर्स्ट टाइप है। इसमें एक चीज और मैं बता रही हूँ आपको कि जो अपने लास्ट मैट्रिक्स करी है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स करी है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो रिटन एज, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू aij। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो आई जे की, आई जे में नहीं चल रही है हमारी, एम एन में चल रही है, तो हम यहाँ पे एम एन लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ए एम एन और मैट्रिक्स किसकी है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स।
ठीक है। यहाँ पर एम और एन की लिखते जाओ, एम की 1 रखोगे, एन की 1 रखोगे तो M11 A11 आ जाएगा, A12 आ जाएगा, A13, इस तरीके से एम और एन की वैल्यू चेंज करते रहने पे। ठीक है, तो इसको वो बोल रहा है इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो ए मैट्रिक्स AMN ऑफ M/N। ठीक है, तो इट इज रिटन एज दिस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके स्पेशल टाइप्स कर रहे थे, जिसमें इसका फर्स्ट टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। तो बस बेसिक से चीज़ें करवाऊंगी, ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी इसकी मैं। फर्स्ट टाइप है इसका रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स का क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही रो हो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ओवरऑल उसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, और कॉलम जितने मर्जी हो, यानी एनी नंबर ऑफ कॉलम, जितने मर्जी कॉलम हो बट रो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखते हैं यहाँ पे 1 - 2। ठीक है, अभी देखो रो तो एक ही है, ठीक है, बट कॉलम 2 है, और इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो 1 3 - 3 4। तो ये भी, इसमें भी एक ही रो है, कॉलम 3 है, तो कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रो एक ही होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें कि जो रो मैट्रिक्स है इसको आप रो वेक्टर भी बोलते हो, कि जो रो मैट्रिक्स है इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये होगी रो मैट्रिक्स। अब सेकंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है वो भी इसी तरीके का है, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, तो हम लिख देंगे ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। रोज जितनी मर्जी हो सकती है बट कॉलम एक ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और फॉर एग्जांपल 1 - 2 3। अब देखो इसमें कॉलम एक ही है, ये वाला, ठीक है, बट रोज काफी है, रोज 3 है, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से कॉलम होने चाहिए। तो इसमें कॉलम एक है, रोज 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। और एक चीज इसमें जो कॉलम मैट्रिक्स है, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स है, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है हमारी नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या पड़े हुए हों, जीरो पड़े हुए। तो वही लिख लूँ मैं, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, all the elements are zero in matrix। इसमें सारे के सारे, एक मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज, इट इज डिनोटेड बाय ओ। किसे डिनोट करते हैं इसको, ओ से, डिनोटेड बाय ओ से। ठीक है, जैसे ये मैंने ओ लिख ली हूँ यहाँ पर, और ये 0 0 0 0। अब इसमें देखो कितनी रोज और कॉलम है। ठीक है, 2 रोज और 2 ही कॉलम है, तो इसको ये 2 रोज और 2 कॉलम की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और कुछ भी हो सकती है इसमें, कितनी भी रोज ले लो, कितने भी कॉलम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब जैसे 2 क्रॉस 2 की थी, आप इसको ओ से और डिनोट करके 2 क्रॉस 3 की बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 2/3 की एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये थर्ड टाइप है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप आ रहा है। फोर्थ टाइप है इसका इक्वल मैट्रिसेस का। ठीक है, थर्ड टाइप है आपका इक्वल मैट्रिसेस का। इक्वल मैट्रिसेस के अंदर क्या बोल रहा है कि आप कोई भी दो मैट्रिसेस लो,
उन दोनों मैट्रिसेस के अंदर आपके एलिमेंट भी पड़े हुए हों और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर एलिमेंट भी सेम पड़े हों और ऑर्डर भी सेम है तो इस तरीके से दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनती है कि इफ टू मैट्रिसेस, कोई दो मैट्रिसेस लेनी है ए एंड बी, ऊपर है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इन order and all the elements of these matrices are equal या फिर same, then A and B are called equal matrices। ठीक है, वो बोला ऐसे कोई भी दो मैट्रिसेस लो, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और ऊपर है कि एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिसेस आर सेम, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या होगी, इक्वल मैट्रिसेस कहलाती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो ए इक्वल्स टू बी होता है। अब एक और मैट्रिसेस ले ली हमने, ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या है, ए बी सी डी, ये है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। इसी तरीके से बी को ले ली, उसके अंदर भी ये सेम ही बनेगी, ए बी सी डी, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। अब इनका ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट भी ए है, बी है, सी है और डी है, तो सेम है। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, बी है, ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिसेस की। स्क्वायर मैट्रिसेस का सिंपल सा काम है, इसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है इसकी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 3 4, ठीक है, इसके अंदर देखो 2 रोज है और 2 उसके अंदर 2 ही क्या है, कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ से पता चल जाता है कि अगर 2 ही कॉलम है, 2 ही रोज और 2 ही कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। इसी तरीके से अगर गिवन है 1 2 3 -4 5 7, ठीक है, 9 3 2, इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, तो 3/3 की मैट्रिसेस है। इसका मतलब ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। यहाँ पे नंबर जितने मर्जी हो सकते हैं बट नंबर सेम होने चाहिए। 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 की होनी चाहिए, 4/4 की होनी चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिसेस को हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, अब देखिए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है आगे और अदर बुक्स में भी, कि ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, डायगोनल मतलब विकर्ण के जो एलिमेंट्स है उनका जो सम होता है वही हमारी क्या होती है, ट्रेस होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन में कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स का सम कर दो। ठीक है, तो वही कहते ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस होती है। जैसे मेरे को एक और मैट्रिसेस दे रखी है 1 5 -2 और 4, ये कोई मैट्रिसेस दे रखी है। अब इसके डायगोनल के एलिमेंट कौन है, ये इस तरीके से डायगोनल बनता है। ठीक है, विकर्ण बनता है, तो विकर्ण के एलिमेंट कौन है, 1 और 5, तो इसकी ट्रेस क्या आ जाएगी, ट्रेस ऑफ ए। इसकी ट्रेस क्या आ जाएगी, 1 + 5 1 + 5, इस तरीके से दो एलिमेंट को जोड़ना। अगर 3/3 की कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, तो उसको तीनों एलिमेंट्स को जोड़ देना होगा। तो तीनों को जोड़ने के जो भी आंसर आएगा वही इसकी ट्रेस होती है। तो इसकी ट्रेस क्या है, 6 है। इस मैट्रिसेस की ट्रेस क्या है, 6 है। तो ये हमारा 6 टाइप हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका 7 नंबर टाइप है। ठीक है, 7 नंबर टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का।
मैट्रिक्स क्या बोलती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती ही होती है, कि वो ये डायगोनल के अंदर ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स से ही लिखती है। तो अभी लिख देंगे इसकी डेफिनेशन में कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑल ऑफ whose elements all of whose non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix। कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सारे के सारे एलिमेंट जो नॉन डायगोनल हो, जो विकर्ण को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी विकर्ण को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो इस तरीके के मैट्रिक्स को बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल ले रही हूँ मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैंने 2 × 2 का यानी 2/2 का एग्जांपल ले रही हूँ। तो अभी लिख मैंने 1 माइनस का 5, तो ये दोनों उसके एलिमेंट है, डायगोनल के एलिमेंट है, और बाकी एलिमेंट वो बोल रहा है जीरो होने चाहिए। तो एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरा इसके इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब इस तरीके की मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसी तरीके से अगर मैं 3 × 3 का एग्जांपल ले लूँ, ठीक, तो यहाँ पे -6 1 6 और 7 इन दोनों को इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है और 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये ऑल ऑफ हुज एलिमेंट ऑल ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि all elements of a diagonal matrix are equal। ऑल एलिमेंट, कहने का मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिट होने चाहिए, मतलब 1 होने चाहिए, और उनको छोड़कर बाकी सारे जीरो होने चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डायगोनल ले रहे हैं मैट्रिक्स तो इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट तो जीरो ही होंगे, बस चेंज क्या है कि इन एलिमेंट्स की जगह पर 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो बोल देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल in diagonal matrix are unit। यूनिट एलिमेंट को हमेशा 1 बोलते हैं, यानी यूनिट एलिमेंट हमेशा 1 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। वो बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ अ डायगोनल, यानी डायगोनल के सारे किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, यूनिट एलिमेंट होने चाहिए। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, यानी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर 1 हो तो वो एक डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे, इसका जैसे एग्जांपल देखूंगे, यानी वो बोले डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो वही डायगोनल, इसमें एक डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि सारे एलिमेंट डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। दूसरा, डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसके अंदर 1 होने चाहिए, यानी यूनिट एलिमेंट एक्सिस्ट करना चाहिए, तो वो होती है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इसके अंदर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती है, एक तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक अबव ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है, या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर 9 नंबर है अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है जिसके अंदर सेम रोज और सेम कॉलम हो, वो बोल रहा है कि उसके अंदर अगर वो बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो जितने भी एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे हम, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोल देंगे। तो बोल देंगे यहाँ पे डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which every element above the diagonal is zero। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है जिसके अंदर डायगोनल के नीचे की जितने अबव एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल, इन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोल देंगे। कैसे, जैसे ये डायगोनल के एलिमेंट ले लो 1 2 एंड 3, इसके नीचे देखो, नीचे एक ये वाले एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसके नीचे के एलिमेंट, ये वाले जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, और ये कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो अगर जीरो है तो इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे हम, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, और इसी का इस ट्रायंगल मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे हम, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोल देंगे। तो बोलता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने गलत लिख दिया ना, एवरी एलिमेंट बिलो, एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल, यानी वो बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है वो उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। तो बिलो द डायगोनल इन जीरो, ये अपर ट्रायंगल हो जाएगी। अभी हम बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट्स above the diagonal above the diagonal is zero। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जितने भी डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो जैसे सेम ले लो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लिख गया 5 6 7, और ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट जीरो है तो उसको बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर तो नीचे के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर है तो इस तरीके की मैट्रिक्स को अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन आ रही है हमारी, वो है स्केलर मैट्रिसेस की। ठीक है, इसी में कर लो आप। लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन है हमारी स्केलर की, स्केलर मैट्रिसेस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिसेस ले लो, ठीक है, या डायगोनल मैट्रिसेस ले लो, वो बोल रहे हैं कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके के एलिमेंट को क्या बोल देंगे हम, स्केलर मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस या डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल ले लूँ, वही सब में अगर 1 1 1 चल रहा है वो 1 1 1 ही चलेगा। ठीक है, अगर सब में 2 2 2 चल रहा है तो वो 2 2 2 ही चलेगा, यानी सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं।
तो इस तरीके की मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसमें एक चीज़ और थी, मैंने जो आपको यूनिट वाली डेफिनेशन करवाई थी यूनिट मैट्रिक्स की, ठीक है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक सी डेफिनेशन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप्स करने जा रहे हैं जो इसी ईयर आप पढ़ने जा रहे हो, 12th के अंदर शायद आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स है जिसके अंदर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है। तो ये टाइप पढ़ने के बाद हम इसकी कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें करवाई थी आपको, स्टार्ट में आपको हार्ड ना लगे, ठीक है, मैट्रिक्स की बुक के अंदर। तो ये थोड़ा सा रिविजन और कर लें थ्योरम्स का, ठीक है। ये तो मैंने डेफिनेशन सिर्फ सिंपल सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवाई है कि मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए तो उनको आप मैट्रिक्स बोल दोगे एक तरीके से, ठीक है। फिर मैंने कुछ स्पेशल टाइप्स करवाए इसके, ठीक है। पहला टाइप का रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ रो जिसके अंदर वो बोला कि एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से नल मैट्रिक्स करवाया। नल मैट्रिक्स का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट उसमें जीरो होने चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स, ऐसी दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो तो वो एक इक्वल मैट्रिक्स होती है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों इक्वल हो, ठीक है, इस तरीके से हो तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट का जो सम होता है वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन है, जो उसके बाहर पड़े हुए डायगोनल से, तो वो नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फिर आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स करवा चुकी हूँ, डायगोनल के एलिमेंट्स को के अंदर के अगर एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हो यूनिट एलिमेंट हो तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम आ गए इसके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। दो टाइप की होती है, अपर और लोअर। अपर के अंदर वो बोल रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे के एलिमेंट अगर जीरो हो तो वो अपर है, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो हो तो वो लोअर है। फिर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये थे कुछ स्पेशल टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो उसके कुछ स्पेशल टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की बुक्स में भी और इसी बुक के अंदर आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आने वाले हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं ये, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से करिएगा, आप अपनी बुक्स में भी देखिएगा, अगर कुछ अलग से डेफिनेशन मिलती है तो वो भी पढ़िएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।